अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद आर। हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत शोबा सहाफत से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और प्रिंट मीडिया के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ही बड़े शाहकार तख्लीक किए। बड़े क्रिएटिव जर्नलिस्ट हुए, टीवी प्रोड्यूसर हुए, डायरेक्टर हुए और सबसे बढ़कर ये कि सहाफत जैसे शोबे में रहते हुए अगर मैं खरे और सच्चेपन की बात करूं, क्रेडिबिलिटी की बात करूं, तो मेरे सहाफती करियर में शायद उनका नाम पहले नंबर पर आए। मेरे आइडियल हैं। बिला ताखीर मैं दावत देता हूं वन एंड ओनली मोहसिन जाफर। वेलकम टू द शो सर। ऑनर इट्स माय ऑनर कि मैं नईम हनीफ साहब के साथ बैठ के ये कर रहा हूँ। बड़े इंटरव्यूज किए हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपका इंटरव्यू करते हुए मेरी फीलिंग क्या होगी। सेम एक फीलिंग एक्साइटमेंट। सेम फीलिंग मेरी भी और ऐसी है। बाज़ का तो हम बहालत मजबूरी एक दुनियादारी के लिए, व्यूज़ के लिए, रेटिंग के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला जो इंटरव्यू है इसको आप समझ लें कि मेरी सीवी जो है इससे बड़ी हो रही नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं अपने लिए बड़ा एज़ाज़ समझूँगा कि अपने छोटे भाई के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और वो बंदा जो मुझे समझता है, है। जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये कुछ किया हुआ है, तो आई थिंक योर क्वेश्चन विल बी मोर पर्टिनेंट। अच्छा सर, पैदाइश किस शहर में हुई और जब होश सँभाला तो घर का माहौल क्या था? पैदाइश तो मेरी बेसिकली कराची में हुई थी बिकॉज़ माय फादर वाज़ पोस्टेड इन कराची, ही वाज़ इन स्टेट बैंक और वो उस वक़्त पाकिस्तान के जो पहले एमए इकोनॉमिक्स के बैच में थे और स्टेट बैंक के पायनियर्स में से थे वो। हुँ। तो आई वाज़ बोर्न इन कराची मगर अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल जब मैं 2 साल का था हो गया। उसके बाद फिर इवेंचुअली कुछ साल कराची में रहे, फिर लाहौर शिफ्ट हो गया और फिर लाहौर में ही आँख खुली, लाहौर में पला बढ़ा और लाहौर के साथ ही रहा हूँ और मेरे फादर भी लाहौर के ही थे। कितने बहन-भाई? हम लोग बेसिकली 3 भाई और 5 बहनें हैं। और इस तरह बस बड़ी फैमिली है। और बाकी लोग जो हैं बहन-भाइयों में से, वो किस-किस शोबे में फिर गए? मेरे ज़्यादातर जो है ना वो तो मुल्क से बाहर हैं। ठीक है। मेरे मुझसे जो बड़ा भाई है वो ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन सिलिकॉन वैली। जो उससे छोटा भाई है वो सीएफओ अमेरिका में था। अब वो हमारे साथ लाहौर में रह रहा है बट बेसिकली वो भी फाइनेंस का बहुत बड़ा बंदा और सिलिकॉन वैली जो कि दुनिया में टेक का हब है, ये सब वहीं से ही हैं। एक और छोटा भाई वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी अमेरिका में है। वो एक और शहर में है, सॉल्ट लेक में है और सिर्फ़ एक भाई यहाँ पर है जो कि सुने अपना मीज़ान बैंक में सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट है। अच्छा, तो ये जो तमाम शोबे हैं जो भाइयों ने चूज़ किए, आपने इतना जहाद वाला शोबा कैसे मुंतखब कर लिया और जर्नलिज़्म करने का फैसला कैसे कैसे हुआ? मैं बताता हूँ कि और मैं सॉरी, हुँ, उससे पहले स्टडीज़ जो हैं, जी, जी। वो उसी में वो आ कहाँ जाएगा। से हुई? स्टडी ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, एफसी कॉलेज, एमए इकोनॉमिक्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 एमए किए, आर्कियोलॉजी में किया, कश्मीरियात में किया। तो मैं जब अपना था ग्रेजुएशन में था, तो मुझे शौक हुआ क्विज़ में आने का। हुँ। तो पीटीवी में मैंने जहानुमा प्रोग्राम था नईम बुखारी साहब का, उसमें हिस्सा लिया। 3 प्रोग्राम जीते और ज़ौक़ आ गई। उस वक़्त मैं यानी कि ये तकरीबन लेट 80s की बात है। मैं लाहौर में क्विज़ का एक मेरा बड़ी एक यानी कि एक तरह का मैं सेलिब्रिटी था। क्विज़ के शाहिद अफ़रीदी थे। वो बस यानी कि क्विज़ में आना और जीतना और कभी तारीख़ अज़ीज़ शो में जा रहा हूँ, पूरा अच्छा। स्टॉल जीत रहा हूँ, कभी मैं ज़ौक़ आगही में जा रहा हूँ, कभी मैं यूनिवर्सिटी चैलेंज में जा रहा हूँ, कभी किसी और। तो मैं थ्रू आउट ये रहा, मुझे उससे शौक हुआ पढ़ने का अख़बारात और फिर मैंने एक वक़्त फ़ैसला किया कि मैंने सहाफ़ी ही बनना है। अच्छा, ये ख़्याल कैसे आया? किसी से इंस्पायर थे? या जैसे कि कोई फ़रमाइश होती है कि मदर ने कह दिया कि मोहसिन आपने जर्नलिज़्म करनी है? बिल्कुल भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा, हमारी फ़ैमिली में कोई जर्नलिस्ट नहीं था। मगर मुझे नहीं होता पता है क्या है, हम लोग जो होते हैं ना हमसे ज़्यादातर लोग, आपकी बात नहीं या मेरी बात नहीं, आम तौर पे लोग, वो ज़िंदगी में हाथ-साथ और कुछ बन जाते हैं। हुँ। वो कभी भी ज़िंदगी को ना वो एक अपना उनका कोई जो उनका एक सफ़र होता है, वो एक सिमत में या किसी मंज़िल पे नहीं होता। वो भटकते-भटकते कभी कोई बाहर निकल जाता है, कभी कोई सीएसएस कर लेता है, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई इंजीनियर।
तो मुझे ये था कि मैंने अपना सिमत का तयन एक मैंने पीटीवी पे भी एक मैंने वर्कशॉप देखी थी, तो उसमें एक बात एक साहब ने कही थी कि ज़िंदगी में आप एक मकसद बनाएँ, तो फिर आप उस पे पहुँच जाते हैं। अगर आप कहोगे यार देखेंगे आगे क्या करें, ये कर लें, वो कर लें, फिर ये होता है कि आपके पास ज़िंदगी एक ही है, तीर एक ही है, अगर उसके निशाने 3-4 होंगे कि यार ये कर लूँ, तो निशाना ख़ता होता है। फिर आप हादसाती तौर पे लड़ते ही रहते हैं, पार लग गए तो लग गए वरना आप बर्बाद हो जाते हैं। मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है और मैंने कुछ और नहीं करना। आगाज़ कहाँ से किया? मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज़नामा पाकिस्तान का एक दिन वो यानी कि उस टाइम अखबार तो नहीं आया था, किसी और अखबार में उसका ऐड था कि एक नया अखबार आ रहा है, तो लोग अप्लाई करें। ये 1990 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी में था और एमए इकोनॉमिक्स भी कर रहा था, साथ कश्मीरियात भी कर रहा था। तो मैंने अप्लाई किया, टेस्ट के लिए मुझे कॉल आ गई, ज़ाहिर-सी बात है उनको बंदे चाहिए थे। तो मैं टेस्ट देने गया तो टेस्ट में मैंने टॉप कर लिया। ये बात है अगस्त 1990 की। तो ज़िया शाहिद साहब ने वो अखबार पाकिस्तान निकाला था, तो जब उन्होंने देखा रिज़ल्ट देखा तो वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट था मेरा, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, मेरी जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छी थी बिकॉज़ ऑफ क्विज़। उसमें जो खबर आई थी तर्जुमा करना था वो थी बुर्किना फासो की, तो मुझे उसका पुराना नाम भी आता था कि उसका पुराना नाम ह्यू वॉल्टा है, अफ्रीका का एक मुल्क था। तो मैंने वो सारा लिखा तो वो ख़ैर मैंने टॉप कर लिया। उन्होंने कहा जी आप न्यूज़ रूम में आ जाएँ, तो मैंने कहा नहीं जी मैंने तो रिपोर्टर बनना है। उन्होंने कहा जी हमें रिपोर्टर तो हम जो है ना वो एस्टेब्लिश्ड लोगों को ले रहे हैं, आप सब एडिटर बन के आ जाएँ। मैंने कहा नहीं मैं तो फिर मैं वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे आज तक ये दिन ऐसे याद है कि जैसे कल की बात हो। 25 दिसंबर को छुट्टी होती है कायद-ए-आज़म डे, उस दिन पाकिस्तान अखबार निकला। 26 दिसंबर को यानी कि जो छुट्टी के नेक्स्ट डे मुझे सुबह उस ज़माने में टीसीएस तो था नहीं, यूपीएस होता था, हुँ। अर्जेंट मेल सर्विस यूएमएस। तो मुझे उसका एक लेटर मिला कि जी अगर आपने अभी तक नौकरी नहीं की, तो आप आके सुबह 10 बजे मुझे आके मिलें। वो लेटर था ज़िया शाहिद साहब की तरफ से। अच्छा। मैंने टाइम देखा तो उस टाइम तकरीबन 10 बज के 35 मिनट हो रहे थे और मैंने सर पे बालों पे जो सुबह उठ के तेल लगाया हुआ इस तरह ना, मैंने कहा यार अब तो 10 तो निकल ही गए छोड़ो परे। फिर मैंने कहा यार चलो देखते हैं ज़रा। मैं 10 मिनटों में तैयार हुआ, नहाया, शैम्पू-शैम्पू किए और मैंने मोटरसाइकिल निकाली और 11 बजे ना मैं उधर पहुँच गया। मेरा घर था रिवाज़ गार्डन, तो पाकिस्तान अखबार। तो पता चला कि रात को अखबार निकला, अभी तो आया ही कोई नहीं। हम उधर बैठ गए और लेटर लेके और भी कुछ लोग थे, जो कि अब जर्नलिज़्म बड़े नाम है वो। ख़ैर वो ज़िया साहब कोई 3-4 बजे आए, हम उधर वेट करते रहे उनका। फिर उन्होंने कहा जी हाँ जी ठीक है, अब आप न्यूज़ रूम में आ सकते हैं तो आ जाएँ। तो मेरा वो पहला दिन 26 दिसंबर 1990 को था। और वो न्यूज़ रूम से आगाज़ किया आपने। न्यूज़ दस रूम और मुझे पहले दिन ऐसा लगा, मैं तो हम लोग को जर्नलिज़्म जो टीवी में देखते थे कि यार वो बैठ के वो लड़का-लड़की बैठे हैं और वो डेट सा माहौल है और कॉफ़ी पी रहे हैं हुँ। और वो कह रहे हैं कि जी अच्छा तुम्हारी शादी कब होगी? इस तरह की चीज़। वहाँ पे गए तो न्यूज़ रूम में कोई काला, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई और इतना धुआँ सिगरेटों का था कि जैसे लगा कोई किस आग लग गई है इधर। और सारे बंदे किसी की शेव बढ़ी हुई है, किसी का कोई पान खा रहा है। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं ये? ये साफ़ी हैं। ये साहब ही वो उस आप स वो पुराने दौर के सब साफ़ी थे। स्टाइल टिपिकल। काले, कोई ये अजीबो-गरीब, हाँ। बीच में जो बाकी बड़े मज़ेदार बेदार भट्ट साहब जो थे वो न्यूज़ शिफ्ट इंचार्ज थे। अच्छा। ख़ैर वो तो ज़रा गोरे-चिट्टे और प्यारे से थे। तो उस्मान यूसुफ साहब देख के मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं ये कौन आ गया? उनकी आवाज़ काका इत्थे आ ना ज़रा, ओ काका दो सत। ओ मैंने कहा यार ये किधर है ये? तो ये जर्नलिज़्म क्या है? और पहले दिन मेरे लिए ऐसा था कि जैसे पूरा साल, अच्छा। यानी कि वो पहले तो 10 ही नहीं बज रहे थे, 6 बजे हम गए, हुँ। तो 6 बजे के बाद मैंने कहा वो खाने का वक़्फ़ा कब? 10 बजे, अब 10 नहीं बज रहे, हुँ। यानी कि 8 के बाद 8:05, 8:10 मैंने कहा तौबा कब 10 बजेंगे, अब वक़्फ़ा होगा। ख़ैर 10 बजे, वापस 11 बजे आए, मैंने कहा ओए होए! अब फिर बैठना है इधर। वो कॉपीज़ कोई सुबह के 4 बजे गई। मैं घर गया हूँ तो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल काम है। बट नहीं, दैट वाज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट डे, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद ऐसा दिल वहाँ पे लगा कि कब 6 बजे हम जाते थे वहाँ पे और कब रात के 3 साढ़े 3 बजे। फिर उसके बाद मैं, इसार राना और अज़ीम नज़ीर, ये जितने भी हम लोग साथी थे और भी बहुत सारे लोग, रफ़ीउल्लाह जो आजकल ये सीएम के साथ होते हैं, तो हम लोग फिर रात को बैठ के कभी हम लोग कहीं लस्सी पी रहे हैं, सुबह-सुबह घर जाते थे। पहली सुर्ख़ी जो खुद बनाई और ओके हो गई, यानी कि उसमें किसी ने गलती नहीं निकाली, वो कौन-सी? ये बड़ी आपने एक इम्पोर्टेंट बात की और मैं यहाँ पे अपने एक उस्ताद का नाम भी लेना चाहूँगा। मुझसे नईम साहब पहले सुर्ख़ी नहीं बनती थी। हुँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है हेडलाइंस जो एक चूँकि लोग सुनने वाले सुर्ख़ी
मतलब ये कोई वो औरतों की सुर्खी नहीं है, ये इसको हेडलाइंस हम यानी कि समझाने के लिए, तो मुझसे बनती नहीं थी। तो मैं जो बेहतर अकबर आलम साहब बैठते थे, तो वो उठा के फेंक देते थे। भट्ट साहब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक-ठूक कर देते थे, मगर मुझसे बनती नहीं थी। तो तारिक अब्दुल्ला साहब भी मेरे उस्तादों में से हैं। तो मैंने सर से कहा कि सर वो सुर्खी नहीं बनती, की करिए? कहते हैं बड़ा ईज़ी है, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ। तो मैंने कहा बताएँ? कहते तुम खबर पढ़ो, कोई भी खबर है पढ़ो। जैसे कि रीगल चौक में एक्सीडेंट हो गया और 2 बंदे हलाक। अब तुमने ये खबर घर जाके अपनी अम्मी को सुनानी है या किसी को सुनानी है? जो तुम पहली बात कहोगे ना वो हेडलाइन है, हुँ। जो दूसरी बात कहोगे वो कैश लाइन है। इतनी ईज़ी उन्होंने समझाया ये। उसके बाद तो नहीं साहब आप यकीन करें कि न्यूज़ रूम की ज़्यादा खबरें मैं ही एडिट करता था। हुँ। और मैं आई वाज़ द स्टार ऑफ द न्यूज़ रूम। जो मेरे साथी उस वक़्त के हैं, मैं ये यकीनन लोग हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे मेरे जो कलीग हैं, वो अभी तक माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो मैं अपने न्यूज़ रूम का स्टार था। और फिर न्यूज़ रूम की जो जॉब थी, उसमें फिर कहाँ तक आपकी प्रमोशन हुई? मैं इंटरनेशनल डेस्क का इंचार्ज बना, बल्कि मुझे चूँकि मैंने बहुत तेज़ी से तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि 1 डेढ़ साल के बाद ना क्योंकि जो अकबर भट्टी साहब थे और वो उनका भाई अशरफ भट्टी एग्ज़ीक्युटिव एडिटर, तो वो मेरे बड़े फ़ैन एक तरह के हो गए थे। और ये मैं सिर्फ़ ये नहीं, चूँकि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड की बात है। तो मुझे फिर उन्होंने मैं चाहता था कि रिपोर्टिंग या मैगज़ीन में जाऊँ, बल्कि मैगज़ीन का मुझे बहुत शौक था। अकबर भट्टी साहब से मैं एक बात आपसे जो है ना वो करना जी, जी, चाहूँगा। जी। वाक़या तो ख़ैर उनके बहुत हैं, लेकिन वो नॉन जर्नलिस्ट मीडिया ऑनर थे। ऐसे ही था, बिल्कुल। और उसके बाद अभी हमने जंग ग्रुप पे आना है, वहाँ पे मीर शकील उर रहमान, लेजेंड। तो अकबर भट्टी साहब चूँकि जर्नलिस्ट नहीं थे, तो उनके साथ काम करना एक सहाफ़ी का। भई देखिए, मैं नहीं, अगर आपको मैं उनके वाकया सुनाए बैठ जाऊँ ना, तो ये 1 घंटा तो यूँ जाएगा। हुँ। एक छोटा-सा वाकया मैं उनका सुनाता हूँ, वो यानी कि उनकी सादा लोही सादगी। का, हाँ। कि वो अखबार रात को छप रहा है, तो वो कोई सुर्खी कोई खबर ऐसी थी जो कि उनको पसंद नहीं आई। तो वो सुबह-सुबह उठ के ना, जब अखबार प्रिंट हो रहा है ना, तो अमीन खान हमारे वो थे अपना प्रेस के इंचार्ज। वो कहे, ए खान साहब ए ठीक नहीं छपे, एनू एनू ए सही नहीं है। अच्छा, वो समझे शायद प्रिंटिंग सही नहीं हो रही। अब वो जो प्रिंटर होता है ना, जो जो यानी कि जो प्रिंटिंग का इंचार्ज है, वो देख रहे हैं अखबार के, यार कहते हैं नहीं पढ़ता है बिल्कुल ठीक है। नहीं, नहीं यार ठीक नहीं है, गलत होया है। तो वो कहना चाहते हैं सुर्खी गलत लगी या खबर ठीक नहीं लगी, जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ लगी। वो अमीन खान समझ नहीं पाया कि भई ये तो सही प्रिंट हुआ है। वो तो अपने टेक्निकली चीज़ देखता है ना। ओ पट्टी साहब मेरा काम नहीं, मैं तो अखबार छापना है, जाके न्यूज़ रूम कहो। फिर न्यूज़ रूम जाके एक दफ़ा वो आए अपना बेदार भट्ट साहब के, कहते हैं कि यार ए खबर ला दो। तो उन्होंने पूछा ए खबर कितनी लानी है? यानी कि उनका मुराद है कि सिंगल कॉलम, 2 कॉलम। कहते एडी ला दो। अब ये इशारा बड़ा एक वो, तो वो कहे हैं एडी। एक वो वाक़या आप तो फिर वहाँ होंगे, उनकी सादगी का, जी। कि वो अक्सर मीटिंग में भी आ जाया करते थे रिपोर्टिंग की ना, तो रिपोर्टिंग में कोर्ट रिपोर्टर बड़े पॉपुलर हैं, हमारे शाहीन अतीक भी जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल हाँ। तो वो एक दिन कहते हैं कि यार सारे नाल मुलाकात हो गई है, शाहीन अतीक अजे तक नहीं मिली मैनू। उन्होंने कहा मिली नहीं सर, ये सामने बैठे हैं। ये उनका दिल फिर टूट गया देख के उनका। शाहीन अतीक साहब जो है ना हमारे दोस्त हैं, मगर वो मैं उनको अक्सर मज़ाक में कहता था कि तमिल फ़िल्मों के हीरो लगते थे वो। हाँ जी, हाँ जी। कि वो बड़ा कुछ स्टाइल। सूट-बूट करके ना, मगर जो हीरो तमिल फ़िल्मों का ना, ज़रा वो उसका एक ख़ास एक गेटअप होता है। अच्छा जी, उधर से फिर जंग, रोज़नामा जंग जो है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कर दूँ, चूँकि उनका जो बेटा बिलाल अकबर भट्टी, वो माशाल्लाह एमपी है, एमएनए भी शायद रहा है। तो भट्टी साहब ने बहुत प्यार किया, और आप यकीन करें कि उनके एहसानात बड़े, हाँ, उसके बाद आप पूछ रहे हैं, चूँकि कहीं ये ना लगे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और फिर उधर से इधर कैसे शिफ्टिंग हुई? इधर कोई वैकेंसीज़ निकली? नहीं, और नहीं। उस दौर में तो जंग में जॉब लेना और जगह बनाना वो तो। नहीं, नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान अखबार में मैं, ज़ाहिर बात है था, तो बीच में बड़ा रगड़ा भी लगा मुझे, बहुत सारी उसकी रीज़न्स हैं, उसमें मैं नहीं जाता। बहुत तंग आ गया था मैं। और उधर से दिन अखबार की वजह से ना जंग ने अपना एक्सपेंड किया, ताहिर सरोवर मीर साहब को ले गया उधर। फिर ताहिर सरोवर मीर साहब के साथ उधर टीवी की बीट, चूँकि मेरा काम था, वो तारिक मसूद को ले गए। मेरी तो वहाँ पे गुंजाइश ही नहीं थी। मगर रज़ा सुहेल मरहूम ज़रा मुझे चाहते थे, तो तारिक मसूद साहब को जब मीर साहब अपने उस पे ले गए, तो कोई वजह हुई कि तारिक मसूद साहब को उन्होंने, जंग वालों ने कहा कि नहीं, हम इनके साथ कोई यकीनन कोई कोई वाक़या हुआ होगा। तो फिर मुझे मुझे याद है कि महफ़िल थिएटर में
कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मियाँ शब्बीर की, तो मुझे रज़ा सुहेल ने कहा कि मुझे वो एमजे कहता था, एमजे वो कल तुमने सुबह जंग आना है, हुँ, 9:30 बजे। मेरी उस वक़्त नई-नई शादी हुई थी और मैंने कहा अच्छा चलें ये 97 की बात है। अभी बिल्कुल शादी को मेरे चंद महीने ही हुए थे। तो मैं सुबह 9:30 बजे साफ़ी का आपको पता है तो अखबार ही 11 बजे शुरू होता है। हुँ, अब मैं उधर पहुँचा तो जनाब मुझसे अपॉइंटमेंट लेटर जंग पहले उन्होंने बात की हुई थी, अतर मसूद साहब एडिटर थे। तो मुझे इन्होंने कहा कि मैं कुछ तंग भी था पाकिस्तान अखबार से, बहुत सारी वजूहात थी। भट्टी साहब भी ज़रा बिज़ी थे अपने उसमें, बाकी वहाँ पे जो मामलात थे, थोड़े से मैं उससे कुछ तंग था। तो जंग में मुझे फिर इस तरह वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ, 97 या 96 की जनवरी से। जंग एज़ ए रिपोर्टर जॉइन किया था आपने? मैंने रिपोर्टर और बीट रिपोर्टर और उसके बाद मुझे टीवी एडिशन इंचार्ज। अच्छा, अब जो है ना रिपोर्टिंग का सफ़र शुरू हो गया और रोज़नामा जंग है और आपकी बीट क्या थी? और उस वक़्त कौन-कौन से बड़े नाम थे जिनसे कॉम्पिटिशन है? इदारे के अंदर तो है, वो तो अलग है और इदारे के बाहर एक्सक्लूसिव और जो है ना वो बड़ी से बड़ी स्टोरी, बड़े से बड़ा इंटरव्यू, बाकी फ़ील्ड में कौन-कौन से नाम? भई बहुत बड़े लोग थे। देखिए मैं सबसे पहले जंग के अंदर ही ना, हुँ, वो हमारा आपस में मुकाबला था। हुँ, बाहर तो कोई ऐसे कोई लोग थे ही नहीं, छोटे-मोटे थे यानी कि वो भी बड़े अच्छे थे, मगर हमारा मुकाबला अपने अंदर से ही था। क्योंकि देखिए मैं सबसे जूनियर था, उधर कौन था? ताहिर सरवर मीर साहब, बहुत बड़ा नाम फ़िल्म इंडस्ट्री की एक जर्नलिज़्म का। आशिक चौधरी बाबा है फ़िल्म इंडस्ट्री। आरिफ नजवी साहब, आप जानती हैं अभी तक माशाल्लाह हयात हैं और बहुत बड़े एक वो। रज़ा सुहेल मरहूम अपने वक़्त का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट और मैं सबसे छोटा। तो यानी कि वो आप मगर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके बीच में रह के ना इतने टफ़ कम चूँकि हमारा कॉम्पिटिशन विदिन उसी में ही था। बाकी तो हमारे सामने कोई रियाज़ुर रहमान सागर साहब थे नवाए वक़्त में, वो कोई जर्नलिज़्म को बस उनकी मर्ज़ी दे दी खबर, ना नवाए वक़्त में मिसिंग होती थी उस तरह। उसके अलावा पाकिस्तान अखबार में भी कोई ऐसा कुछ नहीं था। खबरें अखबार में कभी-कभार चूँकि खबरों वालों को मिसिंग पड़ती थी, मगर आप यकीन करें कि कितने लोगों की नौकरियाँ जो है ना वो हमारी खबरों की वजह से क्योंकि ज़िया साहब की यहाँ मिसिंग मीन्स आप दी एंड हो गए। हुँ, तो वो बड़े लोग ने बाद में कहा फिर ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि एक खबरें का रिपोर्टर था, तो मैं उसको खुद खबरें दिया करता था कि यार देखो मेरी अगर एक्सक्लूसिव लग गई और तुम्हें मेरी तो नौकरी शायद ना जाए मगर तुम्हारी जो है ना वो तो मैं उनसे खबरें हम लोग शेयरिंग कर लेते थे। जबकि इस हवाले से बहुत दफ़ा मुझे खुद भी बड़े झटके लगे मगर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाएँगे। टीवी एडिशन, जी, इंचार्ज जी। और प्लस जो है ना वो टीवी रिपोर्टिंग। अब ये सिलसिला टीवी रिपोर्टिंग के अलावा टीवी रिपोर्टिंग का पार्ट था, हाँ, लाहौर में फ़िल्म इंडस्ट्री के अलावा तो जितनी भी थी ना कल्चरल रिपोर्टिंग उस दौर में नईम साहब लाहौर में इतने ये इंटरनेशनल इवेंट्स होते थे, इतने आर्टिस्ट आते थे, इतना कुछ अदरवाइज़ भी होता था, वो भी मैं ही कवर करता था। अब आप जो है ना फ़नून लतीफ़ा जो है, उसकी जर्नलिज़्म कर रहे ऐसे ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। उस वक़्त का फ़नून लतीफ़ा और आज के फ़नून लतीफ़ा में फ़र्क जो है, वो पहले हमें बताइए फिर हम आगे बढ़ते देखें हैं। वो दौर था नईम साहब एक जिसमें एक मयार भी था, खबर उसकी ही लगती थी, जो खबर के लिए क्वालीफ़ाई करता था। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। अभी तो वो चाहत फ़तेह अली खान ने भी कुछ कर देगा तो वो एक दिन मैं पीटीवी बैठा हूँ, तो मेरे पास वो लौड़दा पावा अख्तर लावा। अब उसके पास है तो कुछ भी नहीं है ना, मगर वो भी स्टार है और आपको मानना पड़ता है रजब भट्ट भी स्टार है। रजब भट्ट ने कोई क्या किया है? वो अपनी मैंने तो उसके वीडियो नहीं देखे, मगर जितना थोड़ा बहुत देखा है तो उसमें कोई इंटेलेक्चुअल बात तो कुछ भी नहीं है। ना कोई वैसा कंटेंट है कि जो कि मगर दे आर स्टार्स। बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले उसी की खबर आप खुद जन रहे हैं, खबर उसकी लगती थी, जो खबर के लिए क्वालीफ़ाई करता था, उसके क्रेडिट पे कोई चीज़ होती थी। वरना लिटरली आप लोग तरसते थे। अभी भी मुझे बहुत सारे काशिफ़ महमूद मुझे कितना अच्छा आर्टिस्ट है। जब उसकी खबर लगी वो मुझे उसकी खबर मैंने लगाई थी पहली खबर, मुन्नू भाई ने भेजा था। बहुत अच्छा बच्चा था और बड़ा तमीज़दार हमसे थोड़ा छोटा ही था। तो उसकी जब खबर लगी कहता है कि मैं गुजरांवाला जा रहा था, तो मैंने अखबार खरीद के ना तो बार-बार आँखें यूँ करके मैं खबर पढ़ता था फिर बंद कर देता था। तो इतनी खुशी होती थी। अब तो किसी को परवाह ही नहीं। कौन-कौन से नाम थे उस वक़्त फ़नून लतीफ़ा के बड़े नाम? पाकिस्तान की पहले बात करते हैं, जो बाद में फिर बराह रास्त आप उनके इंटरव्यूज़ भी करना शुरू हुए, कवर करते म्यूज़िक में कौन-कौन था उस वक़्त? फ़िल्म में कौन-कौन था और फिर जंग फ़ोरम में
जो शख्सियात आना शुरू हुई बेशक, और बिल्कुल। आप और तैसर मीर साहब और आशिक चोई साहब कर रहे थे, वो ज़रा नाम बताइए? देखें, उस वक़्त तो इंडिया से बहुत लोग आए। अच्छा, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर मेरी गाड़ी में फिरते थे। देवानंद साहब जब आए तो उनको मैं अपनी गाड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज लेके गया। इतने लोग हैं, नुसरत फ़तेह अली साहब से हम लोग इतना ज़्यादा मिलना-जुलना था। सलमा आग़ा मेरी बहुत अच्छी दोस्त अभी भी हैं। तो वो उनके रेफ़रेंस से मेरी खान साहब से दोस्ती हुई। फिर वो दोस्ती बहुत कुर्बत में बदली। उनके साथ बड़े लम्हात बिताए और फ़रीदा ख़ानम जी के साथ बहुत एक रहा। फिर इकबाल बानो मुझे याद है कि फ़ोन करती थी और वो बड़ी थी हमारी। तो एक दिन कहती कि "ए पुत्तर मेरी जेह्ड़ी पोती दा कोई असाइनमेंट है कर दियो।" तो मैंने कहा रिपोर्टिंग के साथ उनकी असाइनमेंटें भी की हमने। हुँ, तो बड़े क्या दौर था, सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान बिड्डे ख़ान जो हैं, अब तो उनके साथ मैंने काम ही किया। सलामत अली ख़ान साहब के साथ चूँकि मैं जर्नलिज़्म में था, काम नहीं कर सका, मगर उनके बेटों के साथ बहुत काम किया, उनके पोतों के साथ काम किया। तो इस तरह तो कितने ही लोग उस दौर में थे। रेशमा के साथ बड़ा एक ताल्लुक़ रहा, उसके साथ मैंने इंडिया का सफ़र भी किया, मलका पुखराज के साथ इंडिया का सफ़र किया। ये लोग तो लेजेंड थे ना। तो ऐसे तो आरिफ लोहार साहब उस वक़्त जब आए तो उसके बाद फ़िल्मों में बड़ा काम किया। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब, इबरारुल हक का तो एज फेलो भी था, साथ काम जवाद अहमद, हम लोग सब इकट्ठे ही फिरते थे एज़ ए एक वो होता है ना, इनकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। सुलह 90% तो हम ही मैं ही करवाता था इनकी, कि भई ये क्या पैचअप कराओ, क्या करना है? तो दोनों मुझे ही फ़ोन करते थे। तो इस तरह की बेतहाशा यानी कि लोग उस दौर को आप देख लें कि 92-3 से लेके और 2002 तक ये प्राइम एज थी। और जब हम जंग में होते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती थी। कि यार वो ये मोहसिन साहब आएँगे या तैयसर मीर आएगा या नजमी साहब आएँगे। तो बाकायदा लोग अपना अगर हम लोग मिसाल के तौर पर अव्वल तो लेट नहीं होते थे। कभी खुदा ना ख़ास्ता आधा घंटा लेट हो गए, तो वो वेट होता था कि भाई वो आ जाएगा तो फिर हम करेंगे। ये जो जितने नाम आपने लिए हैं, इनको बतौर इंसान कैसा पाया आपने? बहुत अच्छा है। ये सिंपल लोग थे, जो दिखाई देते थे अंदर से भी वही थे क्योंकि आपकी बड़ी कुर्बतें रहीं। तो कभी किसी ने कुछ सरप्राइज़ भी हुए आपके नहीं यार मैं तो इसको समझता था कुछ और? नहीं, मुझे तो ये सारे लोग बहुत अच्छे लगे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अ, वाक़या छोटा-सा। एक दिन सलमा आग़ा ने मुझे कहा कि आप रात को हमारे घर खाने पे आइए हुँ, और सर्दियों के दिन थे और ठीक-ठाक वाली ठंड दिसंबर वाली ठंड। तो मैं 70 पे आपको पता है मोटरसाइकिल पे ठंड बहुत लगती है। लेदर जैकेट और ये वो पहन के उधर गया तो ख़ैर, तो वो उधर जाके ना 2 साहब बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठ गया तो साथ उन्होंने बड़ा अच्छा खाना। सलमा आग़ा बड़ी नस्ताल्जिक सी खातून थी। तो वो ख़ैर उधर हम बातचीत तो वो मैंने उस वक़्त मैं मैगज़ीन का इंचार्ज था पाकिस्तान अखबार की। 95 वग़ैरह की बात है। तो उन्होंने मैंने कहा जी मैंने एक फ़ीचर किया था, ये हेरोइन की जो है ना ये एक वबा के हवाले से कि जी क्या कुछ। तो वो मैं बैठ के उनको उन्होंने पूछा आप क्या? मैं कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मैंने कहा अभी मैंने फ़ीचर किया तो उसपे ये वो तो कुछ मैं अपनी इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा। वो कहते हैं आपको तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा जी बस क्या करें रिपोर्टर। तो मैंने कहा आप क्या हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं डीआईजी ख्वाजा फ़ारूक। अच्छा, खालिद मैंने फ़ारूक। अच्छा खालिद खालिद फ़ारूक फ़ारूक, हाँ। यस। तो दूसरे में कहा आप? कहते हैं मैं डीआईजी इसरार अच्छा, और तीसरे आईजी सरदार अहमद। अच्छा, तो मैं उनको और मैं इतना शर्मिंदा हूँ, मैंने कहा यार मैं कहीं से निकल जाऊँ। अच्छा कुछ देर बाद वहाँ पे खान साहब भी आ गए, नुसरत फ़तेह अली। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम 1 टू 1। तो उसके बाद से खान साहब के साथ इतनी दोस्ती रही। इंटरव्यू किया नुसरत फ़तेह अली? हाँ, बहुत किए इंटरव्यू उनके। एक दफ़ा मुझे याद है कि वो उन्होंने मुझे बुलाया, सलमा आग़ा ने दोनों ने बुलाया मुझे और आई थिंक वेव्स का स्टूडियो जो है ना, जो क्रिश्चियंस का है ये इधर ये वारिस रोड पे, तो वहाँ पे बैठ के कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, तो मैंने पूछा, कहते ये गाना जो है ना 7.5 मात्रे में है। अब मुझे उस वक़्त म्यूज़िक का इतना पता नहीं था, मैं एक सिंपल सा बंदा, तो मुझे मात्रे समझ में नहीं आया, मात्रे क्या होते हैं? वंदे मातरम तो सुना है, व्हाट इज़ दिस मात्रे? कहते हैं वो जो बीट होती है तो ये 7.5 मात्रे बड़ा मुश्किल होता है। आम तौर पे गाने होते हैं 6 मात्रे, 8 मात्रे, तो ये ऑफ बीट सा गाना है। तो मैंने वो खबर लगाई खान साहब, तो वो खबर बड़ी हिट हुई। तो खान साहब बड़े खुश हुए, कहते हैं यार तू तो बड़ा अच्छी खबर। तो खान साहब कम बोलते थे, मगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मज़े का था। आपकी तो दोस्ती भी हो गई ना फिर जी, एक बिल्कुल दोस्ती एक बहुत वक़्त अच्छी आता है। है कि वो बहुत कम होता है कि जर्नलिस्ट पे किसी सेलिब्रिटी का ये ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाए कि वो अपनी दिल की बात और घर की बात भी शेयर कर लेता है। तो उन लोगों में कौन-कौन था? पहले खान साहब से शुरू होते हैं। वो दिल की बात करते थे आपसे कोई अपनी?
खान साहब से नहीं, दिल की बात तक तो नौबत नहीं आई, मगर ये कि एक ट्रस्ट लेवल उनका था, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, वो अपने रवैये से आपको इतना ईज़ी, अगर आपके करीब, चूँकि हमें तो जाके बचते थे हम लोग, तो हम लोग को पेनिट्रेट कर जाते थे। मगर बहुत से लोगों ने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बताई हुई हैं कि मैं कभी भी ज़िक्र नहीं करूँगा, चूँकि उनके राज़ हैं मेरे पास, और मुझे उन्होंने एज़ अ दोस्त बताई हैं। तो मैं समझता हूँ कि राज़, जो बंदा किसी के राज़ ना रख सके, तो वो उसके अपने राज़ भी नहीं रहते। तो और खुदा की 2 सिफ़तें हैं, मैं समझता हूँ, जो कि बहुत ही इंसान को दे सोचनी चाहिए, फ़ॉलो करना चाहिए। एक तो माफ़ करना, और दूसरा पर्दापोशी। तो इतनी बातें हैं, इतने लोगों की बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अगर बताने बैठ गया ना, तो वो धुएँ निकल आएँगे कानों से, मगर वो मैं कभी अपने किसी अज़ीज़ से भी नहीं करता। मैं खुद से भी नहीं करता वो बातें, क्योंकि उनके हमारे साथ एक जो किसी ने अगर मुझसे राज़ शेयर किया है, तो वो राज़, राज़ ही रहना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खबर छुपाता हूँ। खबर तो खबर होती है। नुसरत फ़तेह अली खान सैटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से और अपने करियर से? नईम साहब, आप यकीन करें, कितना बड़ा बंदा था। मुझे जब उनके आखिरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा, खान साहब, कोई खबर-शबर कोई की कर रहे हो? कुछ भी नहीं, ये उनको होता था। मैं कहा, नहीं कोई अगे, कहना यार मैडोना ने फ़ोन किया सी मैनू, ये 97 की बात है। ये दिसंबर विच ओने मेरे नाल गाना करना है। मैडोना ने जो 97 में, हुँ, 97 मैडोना वाज़ द टॉप एंटरटेनर, माइकल जैक्सन से भी बड़ी थी वो उस हुँ, वक़्त। 97 की बात है, क्योंकि माइकल जैक्सन तो 83 में आया, जो उसका मशहूर गाना हुआ, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वो नीचे आगे होता रहा। मैडोना ऑन द राइज़ थी। तो वो मैडोना उनका वेट कर रही थी। उन्होंने कहा, जी मैडम गाना करो, तो मेरे को टाइम नहीं, तो मैं उन्हें कहा कि नवंबर में ਅਸੀਂ करांगे। तो नवंबर में उनका ड्यूएट प्लान था मैडोना के साथ। तो खान साहब ने कितनी बड़ी खबर दी है बहुत बढ़िया। मुझे, और ये अनफॉर्चुनेटली जब उनका इंतकाल हुआ, आई वाज़ इन इंडिया। मैं भी आपको बता भी रहा था रिकॉर्डिंग से पहले कि एक 50 साला चूँकि गोल्डन जुबली थी पाक इंडिया की, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था हैदराबाद दक्कन में, जिसमें रेशमा ने परफ़ॉर्म करना था, मलका पुखराज थी, दिलीप कुमार साहब थे, अजीत थे, नौशाद साहब थे, और उसके अलावा काफ़ी लोग थे। तो आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया। जब वो लोग सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जंग कराची के एक नुमाइंदे हैं, हम मोहसिन जाफ़र साहब। तो मैं जाके स्टेज पे मैंने खिताब किया, और मैंने कहा, जी पहले तो मैं जंग लाहौर से हूँ, और दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, 50,000 बंदा, कुली कुतुब शाह स्टेडियम था हैदराबाद का, कुली कुतुब शाह स्टेडियम। तो बड़े लोग थे, 50,000, कितना बंदा होता है। मैंने कहा, मगर अगर दिलीप कुमार लाहौर में हो, तो 5 लाख बंदा भी शायद, इससे भी ज़्यादा बंदा जमा हो जाए। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की। मैं जब नीचे उतर के आया, तो मुझे बहुत से लोगों ने घेर लिया। मेरा तो वहाँ पे ना, मैं 2 बजे वहाँ से निकला, चूँकि एवरीवन वांट्स टू मीट मी। मेरे लिए बड़ी एक अपना एक थी कि भई मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, छोटा-सा जर्नलिस्ट हूँ, मगर वो जो 2-4 बातें मैंने वहाँ पे की, उनको इतनी पसंद आई कि वो आगे बढ़ने से पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ये एक रेस्ट करने का टाइम नहीं था जब आप उनके पाँव स्वेल देख रहे थे और बीमारी में देख रहे थे और वो ट्रैवल कर रहे थे और अभी भी कॉन्सर्ट कर रहे थे और गालिबन शौकत खानम के कॉन्सर्ट जी, कर रहे जी, थे? बिल्कुल हाँ। वो बेसिकली नहीं, उस टाइम जो वो गए थे, वो बीमार हुए थे, वो यहाँ से इलाज कराने ही गए थे। अच्छा। उनको बेसिकली जो ये था कि उनका जब किडनीज़ का मसला हुआ, तो उनकी डायलिसिस शुरू हो गए। हुँ, तो डायलिसिस के दौरान ही उनको जो है ना हेपेटाइटिस, जो मशीन आपको पता है पहले 97 में इतने नहीं होते थे वो, अपना इतना लोगों को पता भी नहीं था, और जो उस ज़माने में मेडिकल था ना, तो उनको इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल में ग़ालिबन वो करवा रहे थे, तो वहीं से ही उनको उनको हेपेटाइटिस भी हो गया। किडनीज़ तो पहले ही उनके वीक थे, शुगर भी उनको थी, ओबीस थे, मोटे थे बहुत ज़्यादा। फिर तीसरी बात है, आराम बिल्कुल भी नहीं था उनका। आप वो तस्वीर फिर देखिएगा, उसमें उनके पैर इतने स्वेल हुए हुए हैं उसी कि वो आराम की सर मैं बात कर रहा हूँ। जी। उन्हें रेस्ट मिलना चाहिए था। सर, वो होता पता है क्या है? होता ये है कि एक तो कमिटमेंट होती है, अगला बंदा जो होता है ना, वो कहता है, "जी तुसी लाज़मी करना है, तुसी लाज़मी करना है।" एक आर्टिस्ट को होता है कि चलो यार पैसे मिल रहे हैं, चूँकि अपने दौर के वो बड़े अच्छे कमाने वाले थे, बॉलीवुड में कितना उनका काम था। मुझे याद है कि जावेद अख्तर ने एक दफ़ा हमारे फोरम में उनकी मौजूदगी में कहा, कहते हैं एक उनकी एल्बम आई थी, आफरी आफरी, बड़ी उनकी सुपरहिट एल्बम थी, जावेद अख्तर की शायरी थी, और खान साहब की मौसीकी उनकी आवाज़ में। तो ये लोग गोवा में बैठ के उन्होंने इसकी वो की थी। तो ये गोवा में खान साहब और जावेद अख्तर साहब किसी एक समंदर के किनारे एक वो उन्होंने किया, तो वो
कहते हैं एक जिस तरह बच्चे के तहय्युर की तरह बच्चे में एक होता है ना कि हर चीज़ करके देखे, तो खान साहब इतने परफेक्शनिस्ट थे, उनकी कामयाबी की वजह वो बहुत अच्छे कंपोज़र थे। आवाज़ तो उनकी एक हम यानी कि उस दौर में तो लोग कहते थे आवाज़ तो उनकी वो इतनी कोई वैसी नहीं थी, मगर ही वो तो कमाल का उनका एक इल्म था। जहां नुसरत फ़तेह अली खान इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, अब जो है वहां से उनके जानशीन राहत फ़तेह अली खान जो है ना वो एक लेगेसी को जी, बिल्कुल। टेक ओवर करते हैं। किस हद तक आज के दिन तक राहत फ़तेह अली खान ने उसे निभाया? देखिए, राहत का और खान साहब का कोई मुकाबला नहीं। खान साहब बहुत बड़े थे। राहत हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर राहत कंपोज़र नहीं है। क्रिएट नहीं किए उन्होंने कुछ। गाया ना, बड़ा अच्छा गाया है। उनके गाने ज़्यादातर इंडियन गाने जो उन्होंने गाए हैं, जो कि वहाँ पे जो उनकी एक फिर उसके बाद उन्होंने बाकी भी जो गाया, बग्गे ने उनका म्यूज़िक बनाया। मगर नुसरत फ़तेह अली जो थे ना, उनका अपना म्यूज़िक होता था। और क्या आप वो उनका जो आप वो देखें ना कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। आप उनकी बुनत देखें ना, उनकी कंपोज़िशन देखें। वाह! क्या उनकी एक वो आर्ट था। खान साहब तो कमाल उनकी जो अगर वो ऐसे कंपोज़र नहीं होते ना, तो उनकी आवाज़ तो नहीं थी ऐसी कोई हम कहें कि जनाब कोई वो मोहम्मद रफ़ी या कोई सैगल टाइप के कोई थे, वो तो आवाज़ तो उनकी बहुत से लोग कहते थे क्वालीफ़ाई नहीं करती। मगर कंपोज़र वो इतने बड़े थे और उनको अपने लयकार ऐसे ज़बरदस्त थे वो। भई कमाल के आदमी थे वो तो। मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ पैदा भी न शुद्ध। मलका तरन्नुम का एक बड़ा मलका वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए मेरा उनसे कोई इतना ताल्लुक नहीं रहा क्योंकि मुलाकातें तो थी ना? मुलाकातें थी। मैं आपको ये सुनाने लगा हूँ। 91 की बात है, मैं हुँ, न्यूज़ रूम में बैठा हूँ, कोई रात का टाइम है, कोई 10:30 का। बेदार भट्ट साहब अचानक एक खबर वो मॉनिटरिंग जैसे खबर आई ऑल इंडिया रेडियो की ऑल इंडिया दूरदर्शन की चैनल की जो इनका चैनल है, जैसे पीटीवी है, उनका दूरदर्शन है, कि जी मैडम का इंतकाल हो गया। अब वो खबर आई है तो मुझे अच्छा वो खबर आके पढ़ी है तो वो मॉनिटरिंग वाले खबर लिख के ना तो वो डाल जाते थे। तो मैंने देखा तो मैंने कहा सर ये खबर आई है। मैं कहा ओह अच्छा! एरा फ़ोन करो अपना रिपोर्टिंग का खबर दी, तस्दीक से करो ना ज़रा या फ़ॉलो-अप लो वो। मैंने रिपोर्टिंग फ़ोन किया उस टाइम कोई बैठा हुआ नहीं था। आमतौर पे रिपोर्टर आपको पता है 10 बजे के बाद निकल जाते हैं। इक्का-दुक्का क्राइम रिपोर्टर बैठा उस टाइम वो भी नहीं था। मैंने कहा ये तो है ही कोई नहीं सर। कहने अच्छा यार ऑपरेटर कोलों पूछो कि ओहदे कोल नंबर है मैडम नूरजहां दा। मैंने वो औ उस ज़माने में गफ़्फ़ार या गफ़ूर था हमारा कोई एक, वो उसका पाकिस्तान अखबार का ना वो ऑपरेटर। मैंने कहा नंबर है? कहते हैं हाँ नंबर है। तो मैंने कहा नंबर मिलाओ। और वो नंबर मिला तो सीधा मैडम उठाया, हेलो! जिस तरह वो बोलती थी ना उनकी एक वो खुराई हुई आवाज़, तो फिर बाद में ठीक हो जाती थी। मैंने कहा जी मैडम मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। ये कहती मैं कि अपना जापानो बोल रही हैं? पहले तो उन्होंने मुझे जुगत लगाई। मैं कहा नहीं मैं मैडम मैं रोज़ावा पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। हुँ, हाँ, क्यों होया है? मैंने कहा जी वो अभी भी खबर आई है कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं बिल्कुल नाइव सा बच्चा सा। मैडम पहले तो उनको गुस्सा है, की कह रहे हैं? मैं कहा जी मैडम मैं नहीं कह रहा, ये ऑल इंडिया रेडियो वो मेरा मामा लगता है। और हाँ, मैं ज़िंदा तेरे नाल गल करी तैनूं नहीं पता? हाँ, बेवकूफ जिहा ना होए ते। उन्होंने फ़ोन ठक से बंद की। मैं कहा नहीं वो ज़िंदा है। तो मैडम से पहला तारुफ तो ये हुआ। हुँ, उसके बाद मैडम उस दौर में ना वो फंक्शंस में मुलाकात, अवार्ड शो में मुलाकात होती थी। मुझे एक और वाकया सुनाऊँ और वो भी एक तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट बड़ा एक यूनिक सा वाकया है। ये ग़ालिबन ग्रेजुएट अवार्ड हो रहा था और एक कॉमेडियन अभी भी वो ज़िंदा है, मगर वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं नाम उनका नहीं लेता। तो वो मैडम के सामने मैडम बैठी हैं तो वो उनकी एक आइटम थी कि वो पुराने सिंगरों का ना उनकी आवाज़ में गा के ना मिमिक्री करते थे। मिमिक्री इन आवाज़ में गाना गा के यस, मिमिक्री होगी ना कॉमेडी। यस। मैडम बैठी हैं, तो मैडम ने जब वो शुरू हुआ ना उसने कोई कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, तो पहले उसने मेल पे फीमेल की ना, तो मैडम ने उसको बुला के कहा, "ओए! ए बदतमीज़ी है, इंज ना कर।" अब उसके बाद उस बंदे के औसान मैडम का बड़ा रोब होता था। वो उससे हुआ ही नहीं और उस दिन के बाद से ना वो बंदा अभी भी ज़िंदा है, मगर कभी सामने नहीं आया। मैडम के इस रोब और दबदबे की वजह से वो टैलेंट ज़ाया भी हुआ? प्लेबैक नहीं, गायकी में नहीं, ऐसा तो कोई नहीं फीमेल्स हुआ। या देखें मैडम ने अपनी ज़िंदगी में जो है ना रुकावट बनी लोगों के लिए? रुकावट यकीनन देखिए कोई बंदा होता है एक एक कितना बड़ा दरख्त होता है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से एक होता है मगर आप देखें ना ये नाहिद अख्तर सामने आई
रूना लैला की और मैडम की तो बाकायदा लड़ाई हुई थी ना वो तो। अच्छा, वो क्या वाक़या है? ओहो हो! बहुत ज़ोर की लड़ाई हुई थी हुँ, और उसमें मैडम पछताओ इसलिए हुई थी कि रूना लैला की अंग्रेज़ी बहुत रवाँ थी, वो तो इंग्लिश मीडियम थी, तो वो सीधी इंग्लिश में आ गई। अब मैडम की इंग्लिश वैसे नहीं थी, हुँ। तो मैडम थोड़ी जो है ना, "ए उर्दू विच गल कर, पंजाबी विच गल कर मेरे नाल।" नहीं, ये कोई बराह रास्त लड़ाई हो गई? जी, जी, वो तो ऐसा उसने वो तो स्लैंग में अंग्रेज़ी बोलती थी, क्योंकि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी। हुँ, उसने ना करके अंग्रेज़ी बोली है ना, तो मैडम अब वो आप इमेजिन करें ना, अब मैडम तो पंजाबी बोलती थी या उर्दू भी अच्छा बोलती ये थी। वाक़या कहाँ का है? ये स्टूडियो का वाक़या है अच्छा। और मुझे ये कोई 1973-72 वगैरह का वाक़या है। हुँ, तो आप देखिए रूना लैला सामने आई, नज़ीरा नूर सामने आई, कितना प्लेबैक किया, नाहिद अख्तर सामने आई, क्योंकि मैडम ने फिर अपना जॉनरा चेंज कर लिया था ना। हुँ, मैडम देखिए, मैडम का ये था कि मैडम 60s से पहले फ़िल्मों में काम एक्टिंग भी करती थी और बहुत सारे गाने मैडम पे दूसरी सिंगरों के भी, ज़ुबैदा खानम के, नसीम बेगम के एज़ ए आर्टिस्ट भी पिक्चराइज़ हुए। उसके बाद मैडम उर्दू गाने पे आ गईं। वज़ीर अफ़ज़ल साहब ने उनसे पंजाबी शुरू करवाई और उसके बाद मैडम पंजाबी में ज़्यादातर रहीं। 70s में मुझे इस पे एक और बात याद आ रही है कि मैं जब पीटीवी में आ गया और मैडम की जब बरसी होती थी, तो मैं एक दफ़ा उनकी बेटी ज़िले हुमा का इंटरव्यू करने गया, तो ज़िले हुमा ने बड़ी हमारी खातिर मदारत की। इंटरव्यू उसको उसने 4-5 घंटे हमें बिठाया अपने घर में, मगर हर 10 मिनट के बाद ट्रे में ना कभी कोई मछली आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। तो जब वो 4-5 घंटे बाद आई, तो उन्होंने कहा कि देखें, पीटीवी वालों की मैं गुलाम हूँ। क्योंकि मेरी माँ जो है ना, अगर वो तरन्नुम ना होता ना, तो मेरी माँ का ये इम्पैक्ट जो आज है, क्योंकि आज भी मैडम का जो तशख़्ख़ुस है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि फ़िल्म में तो प्लेबैक होता था ना, हुँ। आवाज़ आ रही है, मैडम की शक्ल तो नहीं आती थी। तरन्नुम प्रोग्राम ने मैडम को बहुत एक, आज भी लोग देख के उनको सिलसिले तोड़ गया, कभी किताबों में फूल रखना, इस तरह के गानों ने और ग़ज़लों ने मैडम को एक क्रेडिबिलिटी दी है ना। अच्छा, अभी हम आपकी ना वो जर्नलिज़्म पे ही चल रहे हैं। अभी पीटीवी पे आना है हमने। उससे पहले ज़रा बताइए कि हीरोइन्स और ख़वातीन वो कौन-कौन से नाम थे जिनसे नुसरत फ़तेह अली खां की तरह और बाकी लोगों की तरह सब क्या तरह। आपकी जी। आपकी कुर्बत हुई? और फिर बड़ा मुश्किल होता है शोबिज़ जर्नलिस्ट का जो है ना वो बच-बचा के करियर और ज़िंदगी लेके चलना और अरेंज मैरिज जी, माँ जी। की मर्ज़ी नहीं, से मेरी पहली अ, पहली शादी मेरी लव मैरिज हुई थी, बहुत जो कि जी। एक तो था। जी। नहीं, लेकिन वो फ़ील्ड में तो नहीं नहीं, हुई नहीं, ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये ज़रा बताइए कि कौन-कौन थे नाम और किन-किन से एक राज़ो-नियाज़ वाला ताल्लुक बन गया और प्रपोज़ किया कभी किसी ने? नहीं, 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 कभी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए कि देखिए, मेरी रीमा से बहुत दोस्ती रही। हुँ, रेशम का तो पहले इंटरव्यू मैंने किया था, इसका नाम सायमा था और ये दिन ड्रामे में आई थी, जिससे इसको ज़्यादा ब्रेक मिली। तो रेशम का भी आगाज़ था, मेरा भी आगाज़ था। रेशम से बहुत दोस्ती रही, रीमा से बहुत दोस्ती रही और उस वक़्त मीरा भी हमारे सामने मगर मीरा थोड़ा लेट आई है और उस वक़्त और कौन था, सना, सना को तो शोबे से मैं लेकर आया हूँ। यानी कि सना खुद ओन भी करती हैं ये, क्योंकि सना मेरे पास आई थी पाकिस्तान अखबार में। तो उसी दिन मेरे पास वो अबूज़र जाफ़री साहब आए, उनकी फ़िल्म संगम में कास्ट करवाया। तो इन सब के साथ इतने कुर्बत वाले ताल्लुक रहे हैं, मगर एक लिमिट तक। सना के साथ बहुत दोस्ती रही, बल्कि रीमा बाज़ औक़ात ना, जब इवेंचुअली सना ने कोई स्ट्रगल की 4-5 साल, फिर जब उसकी फ़िल्म रेशमा हिट हुई और फिर संगम भी हिट हुई, तो सना भी स्टार बन गई। तो रीमा कहती थी कि मोहसिन, ये तुमने बनाया इसको, हालाँकि वो अपनी मेहनत से बनी है। हुँ। एक जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट रहे हो, प्रमोट कर सकता है, आर्टिस्ट तो अपनी जगह खुद बनाता है ना। नहीं तो क्यों इतना आप अ, बचे कि अब ज़्यादा नहीं, मेरा चूँकि एक बैकग्राउंड जो था ना, मैं एक एकेडमिक और पढ़ने-लिखने वाला, मैं आपको बताऊँ, मैं शोबिज़ जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहता था। हादसाती तौर पे बन गया। वो क्यों बना, उसकी भी मैं आपको वाकया बता देता हूँ। मैं वही अपना न्यूज़ रूम में था पाकिस्तान अखबार में, तो हमारा जो था ना शोबिज़ का एक बॉक्स होता था, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। वो एक ज़फ़र साहब करते थे। अब उनकी उस दिन उनकी वीकली ऑफ थी, तो मैंने देखा कि वो एक कोने में जो उनका डेस्क था ना, हुँ, वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ और रात के 9 बज गए और तो मैंने भट्ट साहब से कहा, भट्ट साहब का मैं बड़ा चहेता शागिर्द था। मैं कहा, "सर, वो शोबिज़ वाला नहीं आया।" "अच्छा, नहीं आया? चल तू बना।" अब मुझे एक वक्ता पड़ गया कि मैं शोबिज़ को जानता ही नहीं। मैंने स्टारडस्ट निकाला, तो मुझे उस टाइम तो ये भी नहीं पता कि डंपल कबाड़िया मर्द है कि औरत है, क्या है? तो खैर मैंने वो बनाई, तो वो बड़ा उसका लेआउट बड़ा अच्छा बन गया, खबरें अच्छी बन गई, सुर्खियाँ अच्छी बन गई। तो वो देखने में मैं, क्योंकि एस्थेटिक्स मेरी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीरें मैंने अच्छी लगाई, तो वो बड़ा अच्छा हुआ। फिर ये तय हुआ कि ज़फ़र साहब
जब नहीं होंगे तो मैं बनाऊंगा। ऑल्टरनेट आप हाँ, उनके हफ्ते होते में हैं। एक दिन। अच्छा। तो वो इतना हुआ कि उन्होंने मालिकों ने जफर साहब को निकाल ही दिया बेचारे को। ओह! आई थिंक मुनीर राज साहब थे, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, और जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ महीना पहले। राइटर थे बट थे जिन्होंने थिएटर बड़ा लिखा। जी, जी, वो ही करते थे। मैं ज़फ़र साहब कह रहा हूँ, वो मुनीर मुनीर राज राज साहब। साहब थे, तो अच्छा। मुनीर राज साहब बेचारे वो, उन्होंने कहा यार तो बड़ा अच्छा बनाया, फिर उनकी जगह मैं परमानेंट हो गया। फिर इवेंचुअली वो उन्होंने उनको निकाल के मुझे कर दिया। फिर वहाँ से मैं मैगज़ीन में गया, और मैगज़ीन में भी चूँकि शोबिज़ का ही था, तो वो मुझे टीवी एडिशन मिला। ये ज़रा अपना एक्सपीरियंस आपने बताना है, ये जितने आपने नाम लिए रीमा का, रेशम है, सना है, नरगिस थी। नरगिस, इन लोगों में जो एक रख-रखाव था, एक तहज़ीब थी, उसका आज फुक़दान देखते हैं? तहज़ीब तो उस वक़्त भी इतनी नहीं थी कोई, ये लोग कोई, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कोई महज़िब, इनमें रीमा जो है ना उसको मिलना आता है लोगों से। रीमा ये होती है कि उसकी अ, वो बहुत समझदार इंसान है। तो बाकियों की निस्बत ना, तो वो आपको एक, ज़ाहिर बात है कि आप इंसान अपने बोलने से पहचाना जाता है ना। तो रीमा में ये था कि रीमा बहुत अच्छी तरह मिलती, अभी तक बड़ी अच्छी तरह मिलती है, और इतनी कर्टियस है, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी ऑर्गेनाइज़्ड भी है। ये मैंने रीमा के साथ बहुत काम भी किया है, बाद में मैं टीवी में आ गया, तो उसने मेरे साथ बहुत सारे शोज़ भी किए हैं। तो बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड है वो, यानी कि ये शी इज़, ग्रुप्स की शक्ल में भी काम करती थी, इनके अपने-अपने ग्रुप भी होते थे और खींचा-तानी, लेग पुलिंग, बहुत ज़्यादा होती थी इनमें लड़ाइयाँ, लड़ाई-झगड़े। बहुत, बहुत। अच्छा। ये भी होता था कि वो जर्नलिस्टों को भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व कर लेते थे, कि बाज़, हर एक का एक, हर जर्नलिस्ट की अपनी फ़ेवरेट होती थी। जैसे मुझ पे तोहमत थी कि सना मेरी फ़ेवरेट है, और किसी हद तक थी भी मेरी, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ। और सना वाक़ई एक ऐसी अच्छी दोस्त है कि आज इस टाइम इंग्लैंड बैठी हुई है, मगर मुझे उसकी दोस्ती पे मान है। कभी फ़ील हुआ कि आप बतौर जर्नलिस्ट यूज़ हो गए? कभी? बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा हुआ। जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, हम लोग चूँकि आज भी ऐसे ही हैं, मगर उस वक़्त तो चूँकि ऐज भी कम थी, तो बहुत दफ़ा यूज़ भी हुए, बहुत दफ़ा हर्ट भी हुए, मगर कोई इतना कोई नहीं कि कोई बिल्कुल ही रोने बैठ गया हूँ, ऐसे कोई छोटे-मोटे, मगर हमेशा जो होता है ना, कोई वाक़या आपको कोई लेसन दे के जाता है। हुँ। तो ऐसा कोई बहुत कोई गंभीर वाक़या नहीं हुआ कि कोई अपना इतना हुआ कि हमें लगा हो कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादती हुई, ये ऐसा नहीं हुआ, छोटे-मोटे कोई। बॉलीवुड के किन लोगों के इंटरव्यूज़ करने का? हाँ, देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, और अपना लकी अली, और अपना शबाना आज़मी, जावेद अख्तर, और श्याम बेनेगल, कितने बड़े डायरेक्टर, उनका हमने फ़ोरम किया। पता नहीं जो लाहौर में आया ना, दिलीप कुमार साहब से बड़ी अच्छी, जब ये आई थिंक 97 में आए थे, और सायरा बानो, कितने ही लोग जो भी लाहौर आया है ना, और इवन मैं जब ये एक आध दफ़ा इंडिया भी गया हूँ, तो जुनून के साथ गया था मैं चैनल वी अवार्ड में, तो वहाँ पे भी सबसे मुलाकातें हुई। तो बहुत से लोग बेतहाशा। उनमें से कौन आपको जो है ना थोड़ा अंदर-बाहर से एक सा लगा? शबाना आज़मी। शबाना आज़मी? हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, वो जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, मुझे याद है कि जंग फोरम में आई, और उन्होंने अपना समीना पीरज़ादा बैठी हुई, तो समीना ने उनकी तारीफ़ की ना, बेसिकली जावेद साहब और समीना, और ये शबाना, ये पाकिस्तानी आर्टिस्टों के फ़ैन थे। ओके, तो जब समीना पीरज़ादा खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, नो डाउट। तो जब उनकी वो तारीफ़ शबाना की कर रही थी ना, तो शबाना वाज़, आई मीन शी स्टार्टेड क्राइंग, और इतने उनके वो काजल लगाया हुआ, तो वो टिश्यू पोंछ-पोंछ के उन्होंने ना, इतनी बड़ी-बड़ी आँखें उनकी हो गई। जावेद साहब ने जब उनको अपने फ़ोरम में बुलाना था, तो जावेद साहब से हमारी दोस्ती भी थी। मियाँ एक शर्त पे आऊँगा। मैंने कहा बताएँ? कहते एक शर्त पूरी करोगे तब आऊँगा, आरिफ़ा सिद्दीकी को बुलाओ। अब आरिफ़ा अपना उस्ताद नज़र शादी के बाद बिल्कुल अलग हो चुकी थी। मगर मेरा उनसे राब्ता था, उनको मैंने कॉल किया कि मैंने कहा आरिफ़ा, आज रात को आपने जंग फ़ोरम में आना है 8 ये बजे। जावेद अख्तर साहब की फ़रमाइश है। जावेद साहब ने कहा कि मैं आऊँगा ही तब कि आरिफ़ा आएगी, अच्छा, आरिफ़ा सिद्दीकी। तो आरिफ़ा ने मुझे सिंपल मना कर, नहीं मैं नहीं आती, मैं तो ख़त छोड़ चुकी हूँ, अच्छा। मैं नहीं आती। मैंने कहा देखिए मेरी फ़रमाइश नहीं है, जावेद अख्तर साहब कितना बड़ा नाम है, वो आपके फ़ैन हैं। और मैंने उनको फिर, और तो मैं कहा जी उन्होंने कहा है कि अगर आरिफ़ा आएगी तो मैं आऊँगा, एंड शी केम। और अब जब वो आ गए ना, यकीन करें, तो फ़ोरम में बड़े लोग थे, कितने बड़े-बड़े नाम थे उसमें। तो जावेद साहब आरिफ़ा को यूँ देख रहे थे कि जैसे अगर हमारे सामने ऐश्वर्या आ जाए ना, हम उसको यूँ देखें।
आखिरी झपक रहे थे। मैंने कहा उनकी बेगम साथ बैठी हुई है, बाकी सब लोग जावेद साहब को देख रहे हैं और जावेद साहब आरफा को विदाउट यानी कि अपनी आँखें पलके झपके बगैर देखी जाए। कमाल है। वो इतने बड़े फैन कहते हैं इसका जो ड्रामा था ना आई थिंक समंदर था, हुँ। जिसमें उसका वो मक्खी का एक सीन था वसीम अब्बास के साथ वो जो एक कंटिन्यूटी, तो वो उन्होंने उनके दिमाग में बैठा हुआ था। वो मैं एक दफ़ा बात की थी शो में कि वो मक्खी तो इतना हिट करैक्टर हुआ जी, जी, जी। कि वो जो आरफ़ा सिद्दीकी के जावेद अख्तर अख्तर टाइप फैन थे ना, उन्होंने खाने से मक्खी उड़ाना छोड़ दी थी, उन्होंने कि कहा जी मक्खी इस कोई अच्छी चीज़ होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, इधर आने से प्रोडक्शन और पीटीवी जॉइन करने से पहले बस हुँ। आखिरी बात ये बताइए कि आपने काम किया, मीडिया ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अली अकबर भट्टी साहब के साथ भी काम किया, बतौर चीफ एडिटर ज़िया शाहिद को भी जी, आपने बिल्कुल किया, डील किया बिल्कुल। और इधर एमएसआर मीर शकील रहमान लेजेंडरी। तो ज़रा बताएँगे कि भट्टी साहब को तो मैं आपको बता चुका हूँ, सीधे-साधे आदमी थे। हाँ, मैं आपको एक एक उनका वाकया सुनाऊँ। भट्टी साहब को किसी ने ये कहा था कि यार मैगज़ीन विच ना तस्वीरां बड़ियां होंदियां ने ते लोकी कम लिखदे ने। हुँ, क्योंकि उनका ये दिमाग में आ गया कि यार लिखने पे ज़्यादा तनख्वाह के पैसे तो लिखो ज़्यादा तो वो। और मैं मैगज़ीन का इंचार्ज था। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार ए तस्वीर तो बढ़िया कर दो, लिखदे नहीं। ए देखो ना इन्हें सिर्फ़ 3 इंच लिखा है, इन्हें 4 इंच लिखा है। अब भट्टी साहब मैं उस टाइम बिल्कुल यंग सा था और भट्टी साहब से मेरा थोड़ा-सा ना एक मैं लिबर्टी ले जाता था कि वो मुझे समझते थे कि यार अच्छा बंदा है। मैं कहा भट्टी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अखबार चलाते हुए 3 साल हो गए, आपको ये नहीं पता कि तस्वीर क्यों लगाते हैं और छोटी क्यों करते हैं? मैंने कहा आपका कलर प्रेस है। तस्वीर के जो कलर होते हैं वो लोग तस्वीर देख के लेते हैं। आर्टिकल पढ़ के कोई नहीं लेता, वरना तो आप डाइजेस्ट बना के छाप दें। अच्छा भट्टी साहब को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा यार अच्छा वो कॉल मिला पता नहीं किसको, आमिर मलिक को या पता नहीं किसको। किसी बंदे को ना हाँ, एक फ़ोटोग्राफ़र था आमिर शाह, कि तस्वीरें ठीक नहीं बनाता। उस बेवकूफ़ ने ऑपरेटर ने एक आमिर शाह, अब आपको पता है भट्टी साहब का काम था दवाइयों के साथ। उसने नंबर मिला दिया आमिर शाह जो फाइज़र लैबोरेटरी का डायरेक्टर, जिसका उनका बिज़नेस। अब भट्टी साहब फ़ोन उठा के ना वो गुस्से में, "ओए आमिर शाह तू ठीक काम नहीं करता, तेनू मैं कट दियांगा।" वो कहे भट्टी साहब किसको फ़ोन किया है? मैं आमिर शाह फाइज़र लैबोरेटरी का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। अब भट्टी साहब का तो "वो नहीं शाह जी माफ़ कर दो यार उन्होंने ते पट्ठे ने ओ मैं दूजे नु गया सी।" तो भट्टी साहब एक सीधे-साधे आदमी। मीर शकील रहमान। हाँ, फिर मुझे कहते हैं बाद में नहीं फिर कहते हैं, "तू जा बस यार, तू ठीक कर रहे हैं।" मीर शकील रहमान का मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मैंने एक खबर लगाई, अभी जियो के आने के दिन थे। कोई एक टीवी की खबर लगाई तो उन्होंने जो है ना मैं आया हूँ तो मुझे ना ऑफ़िस में हर बंदा ढूँढ रहा है। आपको जी एमएसआर साहब बुला रहे हैं, एमएसआर साहब बुला रहे हैं। अब आपको जंग में आप भी रहे हैं तो वहाँ पे उनसे मिलना ना बड़ी मुश्किल होता है। मुश्किल। और जो मिलने जाए लोग कहते हैं पता नहीं क्यों होने लगे, इन्हें कोई पता नहीं 6 कत्ल किए ने। तो ख़ैर वो मैं गया तो शकील साहब ने कहा, "भई आप ये सुर्ख़ी लगाते हैं, ये तो इश्तहार बन गया ये वो।" मैंने कहा शकील साहब आपके इदारे की पॉलिसियाँ इतनी गलत हैं कि हमें सफोकेट हो जाते हैं, हम खबर हमारी किल हो जाती है कि जी ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना। और मैंने 2-3 ऐसी बातें की, शकील साहब मेरी बस सुन देखते रहे, अच्छी खासी तनकीद। और तायसुर भी मेरे साथ बैठा हुआ, ये इसका गवाह भी है। फिर उन्होंने अचानक ही ना फ़ोन मिलाया, अजमल तौफ़ीक ज़रा मेरे कमरे में आए, जो हमारे थे ना वो उसके एडमिन के इंचार्ज थे। मैंने कहा लो जी आज तो लेटर टर्मिनेशन का हो रहा है। तो मैंने कहा अब हो ही रहा है तो मैं 2-4 और बातें भी कह दूँ। हुँ, मैं तो उससे भी आगे बढ़ के कह दिया कि नहीं सर आपको तो ये देखा ही नहीं है, ये वो पता नहीं, आपकी फलाँ चीज़ गलत है, फलाँ चीज़ गलत है, फलाँ चीज़ गलत है। अजमल तौफ़ीक आगे बैठा है, तो मैंने कहा चलो अब मीर साहब बोले नहीं। तायसुर मीर साहब जो है ना खामोश बैठे हुए। मैं बोली जाऊँ, बोली जाऊँ। अब वो अजमल तौफ़ीक आया कि जी सर, हाँ, ये जो मोहसिन साहब बात कह रहे हैं ना, आज से जंग की पॉलिसी इस तरह की हमने करनी है और अब आप दोनों जाएँ। मीर साहब को भी भेज दिया, उनको भी भेज दिया। कहते आप बैठे हैं इधर। फिर मुझे कहते हैं देखो जियो आ रहा है। तो अभी वो खबर आई थिंक हुई थी, ज़िया मोहउद्दीन कोई एक कर रहे थे जैसे उस ज़माने में करोड़पति प्रोग्राम हुँ, अमिताभ बच्चन कर रहा था, एक करोड़पति प्रोग्राम ज़िया पीटीवी से भी मोइनुद्दीन। लॉन्च किया था। तो उसके बारे से कोई बात हुई तो कहते कि यार तुम मेरा ना उनसे करवा दो, हम जियो के लिए ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। हुँ, तो मैंने कहा सर उनका तो प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, तो मैं अब उससे क्या बात करूँ? कहते नहीं मगर आप एक काम कीजिएगा कि आइंदा कभी कुछ हो ना, तो आपने जियो के लिए मुझे ये चीज़, तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर जियो और आई आई थिंक उस टाइम और जियो का कोई एम्प्लॉयी था भी नहीं, तो ये चीज़ भी जब तक मैंने और बल्कि मेरी उनसे नाराज़गी भी इसी बात पे हुई कि जियो आके नहीं दे रहा था और मुझे प्राइम टीवी से ऑफ़र आ गई, तो मैंने प्राइम टीवी जॉइन कर लिया। तो मैं कराची मुझे शदात रॉय ले गया एक अपने किसी एनजीओ की ओपनिंग पे, तो वहाँ पे मीर इब्राहिम मुझे मिला तो मुझे ज़बरदस्ती ले गया उनके पास। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या कर रहे हो? मैं उस टाइम जंग में था,
इस्तीफ़ा नहीं दिया था, बट आई वाज़ वर्किंग फॉर प्राइम। उनको पता था। मैंने इस बात को उनसे छुपाया, तो उन्होंने इस बात को माइंड किया और वो बिल्कुल जस्टिफाइड थे। अच्छा, अब आप एक लंबा सफ़र जी, प्रिंट मीडिया के साथ, जी, जी। अब वो ख़त्म हो रहा है और अब टीवी जॉइन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह क्या थी? तनख़्वाह, हुँ, फ़ाइनेंशियल, क्योंकि अख़बार में क्या सैलरी थी 8-9 हज़ार, जियो आ रहा था, जंग के बोनस रुक गए थे। तो ये मुझे याद है कि 2001 पहला साल था कि बोनस रुकने के बाद ना मैं अपने बहन-भाइयों को ईदी भी नहीं दे सका। हुँ। 7-8 हज़ार, 9 हज़ार ग्रेड 2 की जो तनख़्वाह होती है। तो प्राइम टीवी से मुझे उस वक़्त 35 हज़ार की ऑफ़र हुई। ये देखें ना कि उस वक़्त 35 हज़ार बड़ी रकम थी, तो मैंने तो उसमें ज़रा-सा भी देर नहीं लगाई। और मैं फिर फ़ौरन शिफ्ट हो पीटीवी? गया। पीटीवी बाद में आया मैं। अच्छा, प्राइम टीवी प्राइम टीवी के बाद फिर वो जब प्राइम टीवी ख़त्म हुआ, तो मुबशर लुकमान का भी मैं एहसान नहीं भूलूँगा, तो वो उनके रेफ़रेंस से अभी मैं प्राइम टीवी में ही था और वो वाइंड अप हुआ था। तो उसी दिन मुझे आया कॉल कि जी वो जो वर्ल्ड कॉल वालों का चैनल आ रहा है बिज़नेस प्लस। तो आई वाज़ अपॉइंटेड एज़ अ चीफ एडिटर बिज़नेस प्लस। बिज़नेस प्लस का। हाँ, और फिर पीटीवी कैसे आना हुआ? फिर जब बिज़नेस प्लस में ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद ये जो होती है ना कंपनीज़ में मसले पड़ जाते हैं। तो ये हुआ कि अपना हेड ऑफ़िस कराची ले गए, इन्होंने सब स्टाफ को निकाल दिया। आई वाज़ द ओनली वन इन लाहौर कि जिसको उन्होंने रिटेन किया, तो मैं उनका ब्यूरो चीफ भी था, उनका हेड भी था, मगर अकेला था, काम ही कोई नहीं था। हुँ, तो मैं उधर बैठा रहा, मुझे फिर पीटीवी से शाहिद नदीम साहब ने कहा कि भई हम लोग टीवी में नया ब्लड लेके आना चाह रहे हैं, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पीटीवी? मैंने कहा व्हाई नॉट? तो देन आई जॉइन्ड पीटीवी 5 मई 2005। यानी कि वो पीटीवी जो आपकी बीट हुआ करता था जो मेरी बीट था और और आज आप उसके प्रोड्यूसर बन गए, एग्ज़ेक्टिव प्रोड्यूसर। एग्ज़ेक्टिव जी, प्रोड्यूसर। जी। और कितना अरसा काम किया आपने और कौन-कौन से प्रोग्राम आपने प्रोड्यूस किए? मेरा तो अगर प्रोग्राम बनाने बैठूँगा तो वो तो मेरे कोई सैकड़ों प्रोग्राम होंगे। मेगा शोज़ ही मेरे कोई मेरे ख़्याल में कोई 2 ढाई सौ होंगे। मगर सीरीज़ जो मेरी पहली थी वो बात निकलेगी था, वो की, उसके बाद मशवरा मुझ सना किया, फिरदौस गोश किया, मॉर्निंग शो कितने किए। आयशा सना का अपना मीना बाज़ार, मेरा शो, नूर मॉर्निंग मैंने किया। उसके बाद पिछले 8 सालों से मैं वीकेंड एट होम कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो मेगा शोज़ हैं वो रमज़ान ट्रांसमिशंस, इतना काम है कि मैं उसको मुझे खुद भी रिकॉल नहीं हो सकेगा। लेकिन ज़्यादा म्यूज़िक के जो आपने शोज़ किए हैं, जी। वो ज़्यादा मैं सैटिस्फैक्शन बेसिकली उसमें रही? मेरी बेसिकली आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। हुँ, मैंने चूँकि मेरा पहला म्यूज़िक शो हुआ 2000, आई थिंक ईद का था, 2006 में मेरे ख़्याल में। तो उसमें एक मैंने नया ट्रेंड दिया। मैंने वो मुझे जब मिला, तो मैंने उसको ऐसे चैलेंज लिया। मैंने शफ़क़त अमानत भी था, उसमें राहत भी था। और राहत बेचारा उस वक़्त हिट नहीं हुआ था इंडिया से। जो उसका वो था ना लगन लागे दिल से मन की लगन, उसके बाद उनको ज़्यादा एक वो हुआ था। तो राहत ने भी आए उसमें। और शफ़क़त अमानत, शफ़क़त ने कहा कि मैं आऊँगा मोहसिन भाई एक शर्त पे, कि मैं मितवा गाऊँगा। अब शो लाइव जा रहा है और मितवा इंडियन गाना, पीटीवी है। तो मैंने अब हमारे बॉस थे ख्वाजा नजम साहब डायरेक्टर प्रोग्राम्स, मैंने उनको कॉल किया कि शफ़क़त भाई आए हैं मगर मितवा गाएँगे वो इंडियन, शाहरुख खान पे पिक्चराइज़ हुआ है। तो कहते हैं हमें पता ही नहीं, गवा दो। तो पहली मर्तबा फिर एक पॉलिसी पीटीवी की बन गई कि पाकिस्तानी सिंगरों के जो गाने बॉम्बे बॉम्बे में हैं, तो वो हम करवा सकते हैं। फिर हमने आतिफ़ के गाने भी करवाए, अली ज़फ़र के भी करवाए, शफ़क़त के सारे गाने करवाए, राहत के गाने करवाए, जो इंडिया में गाए गए मगर गाए इन्होंने थे। प्रिंट मीडिया का सफ़र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुँचा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि सबसे बड़े चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ आपने इतना सर्व किया और अब आप पीटीवी से भी आपका सफ़र जो है, वो ख़त्म हो चुका है तकरीबन। जी, मेरा बस 1 तो दिन रह गए। अब नहीं आज जब ये शो लगा है, हो चुका है। हाँ, हो चुका है, तो बिल्कुल सही। ये जो है ना अब आगे क्या है? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, फ्यूचर प्लान्स मेरा कि मैंने जो म्यूज़िक में काम किया है, मैंने वही करना है। मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँगा, वीडियोज़ मैं कर रहा हूँ। एक टेलीफ़िल्म इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंटल न्यूयॉर्क में शूट कर रहा हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा है, चूँकि अब कुछ चीज़ें अभी पाइपलाइन में है। मगर ब्रेकिंग न्यूज़ आएँगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। बेस्ट विशेज़ हैं आपके तमाम फ्यूचर प्लान्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए। ज़रा जाते-जाते ये बताइए सहाफ़त करने के शौकीन जो न्यू कमर्स हैं, क्या पाकिस्तान में सहाफ़त का स्कोप है? जी, बिल्कुल नहीं, करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है अनफॉर्च्यूनेटली।
जो कि बहुत ही एक अ, बुरी चीज़ है, चूँकि सहाफ़त जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब अखबार में खबर लगती थी ना, मेरिट पे लगती थी। आप अपनी गली के गटर की खबर फ्रंट पेज पे नहीं लगाते थे अनटिल अनलेस कोई बंदा मर गया हो। वो पेज 2 पे लगती थी, सिटी पेज पे लगती थी। बैक पेज की खबर बैक पेज पे लगती थी और किसी काउंसलर की खबर फ्रंट पेज पे नहीं लगती थी, वो भी सिटी पेज पे लगती थी। मगर सोशल मीडिया पे कोई इसका नहीं है। यहाँ पे गधा, घोड़ा सब, जहाज़ फ़तेह अली खान भी स्टार है और लाहौर दा पावा भी स्टार है और पता नहीं क्या-क्या स्टार हैं। जो अब आप देखें, कितनी देख के अफ़सोस होता है। शुजात हाशमी कितना बड़ा नाम, वारिस ड्रामा, मगर आज के बच्चे नहीं जानते। अच्छा, बड़ी सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ भी आपने अटेंड की। मगर एक शादी जाते-जाते वो डिस्कस करना चाहता जी, हूँ। जी, जी। वो है जी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शादी। वो आपने अटेंड की और आपका बड़ा उनसे मिलना-जुलना था, एक अच्छा करीबी रिलेशन भी था, जी, जी, बिल्कुल दोस्ती था। थी। तो वो तो ज़रा शेयर करिए वो शादी के लम्हात और भई उनके साथ जो गुज़रा हुआ वक़्त है इमरान खान के साथ। भई इमरान खान साहब के साथ हम लोग बड़े उनके फ़ैन थे उस वक़्त। ये इमरान खान से बिल्कुल फ़र्क था वो। वो शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहे थे और मैं पाकिस्तान अखबार में था और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक फ़ीचर किया था, हुँ। जिससे मैंने इमरान खान से मज़दूरी भी करवाई है। अच्छा वो क्या? वो ये था कि एक दिन ना मुझे इमरान खान कहता है, यार कोई ऐसा काम करो अनोखा सा, इंटरव्यू क कोई शौकत खानम के लिए कोई ऐसा करो कि बहुत वो डिस्कस हो। तो मैंने सब आर्टिस्टों को जमा किया, जिसमें सुहेल अहमद, रेशम, सिकंदर शाहीन, जॉन रैम्बो, पता नहीं कौन, कोई 50 एक्टर, और हमने उनसे मज़दूरी करवाई। तो जब हम सब लोग को वहाँ पे लेके गए तो मैंने इमरान खान साहब से कहा, आप भी कुछ शामिल हो? कहता है, यार मैं मज़दूरी तो नहीं करता, मुझसे एक्टिंग नहीं होती। मैंने कहा, पाइप पकड़ लें। तो पाइप पकड़ के ना, तो ये आप ये सीमेंट को पाइप लगा रहे हैं। तो आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल, कितने उसमें लोग थे। तो वो 2 पेजेज़ का जो था ना वो पाकिस्तान अखबार में छपा और मेरी इतनी मुखालफत हुई कि जी आपने इससे पैसे पकड़ लिए हैं या क्या हुआ है? और वो खान साहब की शादी की आपने बात की, तो खान साहब की शादी से पहले तो ख़ैर वो मैं उस पे नहीं जाता, मैं शादी के दिन पे आ जाता हूँ, वलीमे के दिन। ठीक है। वलीमे में चंद साहब ही बुलाए हुए थे, ये जमाइमा खान वाली शादी। जमैमा वाली, बिल्कुल। तो वो वलीमा हो रहा था गैरिज़न के अंदर, जो है ना गैरिज़न क्लब है ना आर्मी का, तो उसमें था कोई, आई थिंक कोई 200 बंदा होगा, यानी कि फ़ॉरेनर डाल के, जो उनके गेस्ट जो जमैमा गोल्डस्मिथ की फ़ैमिली के लोग थे और उसके अलावा। तो मैं भी उसमें था, ज़ाहिद मकसूद साहब थे और कुछ जो कि हम लोग उनकी बीट करते थे ना, और बाकी मालकान थे, मीर शेख उर रहमान साहब थे, आरिफ निज़ामी थे, शामी साहब थे, इस तरह के लोग ना। तो फ़ोटोग्राफ़र को अलाउ नहीं था अंदर आना। तो फ़ोटोग्राफ़र ने रश ज़ोर किया तो वो शीशा टूट गया, शीशे लगे हुए थे, तो वो अंदर घुस आए। तो वो खान साहब अपना दूल्हा बने हुए, तो लड़ने लगे वो उनसे। बाकायदा हाथापाई की उन्होंने उनसे ना, तो वो हम छुप गए। मैं कहा, सानू भी किथे ना कुछ पेड़ना। भैया खान साहब का बड़ा रौब था। दूल्हा लड़ रहा है। दूल्हा लड़ रहा है और उनके वो बहनोई उनको रोक रहे हैं, तो वो तस्वीर भी कहीं मेरे पास मौजूद है। वो खान साहब का यूँ चेहरे पे ना आया हुआ है और नाक उनकी फूली हुई है जो गुस्से में ना, तो वो बड़े डाढ़े आदमी थे। शादी के बाद मुलाकातें जारी रहीं? नहीं, शादी के बाद हुआ, उसके बाद उनसे मुलाकातें हुई जब ये आई है, लेडी डियाना आई है, हुँ। तो और जमैमा फ़रिश्ता औरत थी। अच्छा जी। ज़िंदा है, फ़रिश्ता औरत है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है। उस जैसा इंसान कोई नहीं, बहुत ज़बरदस्त इंसान। हुँ, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है कि दोनों की डिवोर्स हो गई, मगर जमैमा जैसी इंसान और लेडी डियाना भी, वो तो कोई जैसे कोई फ़रिश्ता थी। हुँ। मैंने लेडी डियाना को देखा कि और नॉट बिकॉज़ कि कवरेज चाह रही थी वो। जब वो शौकत खानम आई है ना, तो उसने एक बच्ची बेचारी कैंसर ज़दा जिसकी नाक बह रही है, बुरा हाल, पता नहीं क्या कुछ, उसको उसने यूँ भेजा हुआ, यूँ करके उसने उसको 1 घंटे बैठी रही, उसको सीने से लगा के। वो फ़रिश्ता थी औरत वो। और फिर आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कैसे पाया? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तो अ, मैं इस पे चूँकि ज़्यादा इंस्पायर नहीं मुझे कर पाए, बहुत गलतियाँ की हैं। मैं चूँकि पॉलिटिक्स उनकी मैं देखता रहा हूँ, तो मुझे ये था कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है इमरान खान साहब में। कॉन्ट्रडिक्शन उनकी ये थी कि वो अपना कुछ कन्फ्यूजन आप समझ लें कि वो बहुत मज़हबी भी थे और बहुत लिबरल भी थे। कोई एक उनका रहा है तालिबान के भी हक़ में रहे, तो मैं तो तालिबान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो खान साहब की ये जो पॉलिसीज़ थी ना, कि वो बड़े साल तो तालिबान के खिलाफ जो जिसे कहते हैं ना कि जो कौम में डिवीज़न रही है, क्योंकि तालिबान भी शुरू से उनमें कोई चेंज नहीं आया। हुँ। हम शुरू में तो उनको कहते हमारे भाई हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा था और वो फ़ेसबुक पे भी अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि ये लोग कहते हैं, खान साहब कहते तालिबान लोगों को इसलिए धमाके में मार रहे हैं खुदकश करके कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक होते हैं। तो मैंने कहा जिनको वो तालिबान मार रहे हैं,
तो वो क्यों नहीं जाके किसी और को मारते? हम्म, यानी कि तालिबान भी अगर 50 बंदों को मार देते हैं, तो उनके लवाहिकीन जाके वो क्यों नहीं अपना खुदकश हमले कर रहे? ये फ़र्क एक मेंटालिटी का फ़र्क था। तालिबान उस वक़्त भी बुरे थे, आज भी वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी स्कूल के बाद चेंज हुआ ना। एग्जैक्टली। खान साहब का भी चेंज हुआ, बज़ाहिर जो भी हुआ। मगर ये कि तालिबान तो वही थे जो पहले से, जो आज भी वो ये बात कहते हैं। वो तो कहते हैं जो हम कहते हैं, जो हम इस्लाम की समझते हैं तशरीह वही सही है, और जो मुत्तफ़िक नहीं उसको मार दो। उनसे तो थैंक आप डायलॉग नहीं कर सकते आप। थैंक यू वेरी मच मोहसिन मोस्ट साहब। वेलकम। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। बोर तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बोर नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। नाजरीन, वर्सटाइल मोहसिन जाफर हमारे साथ मौजूद थे, और आज कोशिश की कि इनके ढेरों इंटरव्यूज हुए होंगे कि आज इनकी जिंदगी के उन पहलुओं को हम आपके सामने लाएं जो शायद इससे पहले आपने ना सुने हों। मोहसिन जाफर और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।